Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of hemostasis and related disorders. आज की इस वीडियो में हम पैथोमा से इनकी रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं हीमोस्टेसिस को। हीमो मीनिंग ब्लड, स्टेसिस मीनिंग स्टैंडिंग स्टिल। हीमोस्टेसिस के अंदर आप जब भी ब्लीडिंग होती है, हैमरेज होता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आप क्लॉट बनाते हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोस्टेसिस। आपको पता है कि आपने ब्लड वेसल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, क्योंकि अगर ब्लड वेसल की इंटीग्रिटी मेंटेन होगी तो ब्लड प्रेशर न्यूट्रिएंट को डिलीवर कर पाएगी और न्यूट्रिएंट को और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को वापस कलेक्ट कर पाएगी टिश्यू से। ठीक हो गया। तो ब्लड को टिश्यू की तरफ कैरी करना, टिश्यू की तरफ लेके जाना, वापस लेके आना, ये डिपेंड करता है ब्लड वेसल की इंटीग्रिटी के ऊपर। जब भी ब्लड वेसल डैमेज होती है तो इस डैमेज ब्लड वेसल को रिपेयर करने के लिए जो मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा उसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस के अंदर जहाँ पे वेसल इंजरी होती है उस जगह के ऊपर ब्लड क्लॉट बनेगा, या उसको सिंपल क्लॉट या थ्रोम्बस बोलेंगे। अब हीमोस्टेसिस दो स्टेजेस की फॉर्म में हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन पहले आ गया और कौन सा एजेंट यूज हुआ है, पहला प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर प्लेटलेट सबसे पहले आते हैं और अपना काम करते हैं, प्लेटलेट प्लग बनाते हैं। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में वीक प्लेटलेट प्लग बनेगा और वीक प्लेटलेट प्लग को बनाने में वेसल वाल का और प्लेटलेट का आपस में इंटरेक्शन होता है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस प्लेटलेट प्लग को या प्राइमरी हीमोस्टेसिस को स्टेबलाइज करती है, इसके अंदर कोआगुलेशन कैस्केड आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस एंड रिलेटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर से। पहले हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस को देखेंगे, फिर इसके बाद इसके डिसऑर्डर को देखेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कि डैमेज वेसल होती है तो ट्रांजिएंट वेसोकंस्ट्रक्शन होती है। ये न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म भी होता है, मायोजेनिक मैकेनिज्म भी होता है। ठीक है। रिफ्लेक्स न्यूरोनल स्टिमुलेशन भी हो सकती है, या डैमेज एंडोथेलियम से एंडोथेलिन रिलीज होता है, वो वेसोकंस्ट्रक्शन करा देगा। वेसोकंस्ट्रक्शन का मेन पर्पस होता है कि आप ब्लड फ्लो को कम से कम कर दो, यानी ब्लड लॉस को मिनिमाइज कर दो। स्टेप नंबर 2 पर अगर ब्लड वेसल डैमेज हुई है तो फिर प्लेटलेट उस ब्लड वेसल के डैमेज एरिया पर एडहियर होना शुरू हो जाएगी। अब एडहियरेंस करवाने के लिए होता क्या है, तो जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है वो एक्सपोज्ड सब एंडोथेलियल कोलाजन पे जाके बाइंड कर लेगा। प्लेटलेट वॉन विलिब्रेंट फैक्टर पे बाइंड करते हैं बाय यूजिंग ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर, GP1b रिसेप्टर। ठीक हो गया। ओके। यानी सबसे पहले सब एंडोथेलियल कोलाजन एक्सपोज होगा, उसके साथ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर बाइंड करेगा, फिर ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एंडोथेलियम के कोलाजन और प्लेटलेट के ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। अब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एंडोथेलियल सेल की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी से डिराइव्ड होता है, जिसको बोलते हैं वीपल पैलेट बॉडीज। इसके अलावा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर प्लेटलेट के अल्फा ग्रैन्यूल्स के अंदर भी होता है। स्टेप नंबर 3 के अंदर प्लेटलेट की डी ग्रैनुलेशन होती है। जैसे ही प्लेटलेट चिपकते हैं तो प्लेटलेट की शेप चेंज होना शुरू हो जाती है और प्लेटलेट के ग्रैन्यूल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट के बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक ADP होता है। अब ADP प्लेटलेट के डेंस ग्रैन्यूल से रिलीज होगा। ADP ने GP2B और 3A रिसेप्टर की एक्सपोजर को प्रमोट कर देना है। वो GP1B था जिसने वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ बाइंड होना था, लेकिन GP2B और 3A इसने फिब्रिन के साथ बाइंड करना है। ठीक हो गया। इसके अलावा प्लेटलेट के पास साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम होता है। ये साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम थ्रोम्बोक्सिन A2 को बनाएगा और थ्रोम्बोक्सिन A2 बनने के बाद रिलीज हो जाएगा और प्लेटलेट की एग्रीगेशन को बढ़ा देगा। तो स्टेप नंबर 4 है प्लेटलेट की एग्रीगेशन। अब प्लेटलेट एग्रीगेट होगी एट द साइट ऑफ इंजरी वाया GP2B और 3A रिसेप्टर। अब असल में होता यह है कि पहला जो प्लेटलेट जुड़ता है इंजरी वाली साइड पर तो उसको एडहियन बोलते हैं, और पहले जुड़ाए यानी एक प्लेटलेट लगाए और दूसरे प्लेटलेट उस पहले वाले प्लेटलेट के साथ चिपके जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो होता है वो फिब्रिनोजन होता है। ठीक हो गया। और फिब्रिनोजन प्लाज्मा के जरिए आएगा। जिस रिसेप्टर के जरिए फिब्रिनोजन या फिब्रिन जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं GP2B और 3A रिसेप्टर। इनकी एक्सपोजर करवाने वाला ADP था और इनकी एग्रीगेशन को बढ़ाने वाला थ्रोम्बोक्सिन A2 था। नॉर्मली प्लेटलेट प्लग वीक होता है, लेकिन इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोआगुलेशन कैस्केड या सेकेंडरी हीमोस्टेसिस आ जाएगी। तो ये थे 4 स्टेप्स: वेसोकंस्ट्रक्शन, प्लेटलेट एडहियन, प्लेटलेट डीग्रैनुलेशन जिसको एक्टिवेशन भी बोलते हैं, और लास्ट है एग्रीगेशन। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अब जो डिसऑर्डर्स होते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस के वो प्लेटलेट की एब्नॉर्मेलिटीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब इनको क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डिसऑर्डर में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इनके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर बाहर स्किन और अंदर म्यूकोजल मेम्ब्रेन या म्यूकस मेम्ब्रेन इसकी ब्लीडिंग होती है। अब म्यूकोजल ब्लीडिंग के क्या सिम्टम हो सकती है कि नोज से ब्लीडिंग होगी तो उसको बोलेगी एपिस्टैक्सिस। हिमोप्टाइसिस हो सकती है, वॉमिटिंग में ब्लड आना शुरू हो सकता है, GIT की ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक में
ब्लीडिंग हो सकती है, हिमैचुरिया हो सकता है, मिनुरेजिया हो सकता है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग भी हो सकती है जो सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ एसोसिएटेड होती है। स्किन डिसऑर्डर के क्या सिम्टम होते हैं? ये तो है म्यूकोजल ब्लीडिंग के सिम्टम, एपिस्टेक्सिस हो सकता है, हिमोप्टेसिस बता दिया। अब जो स्किन की ब्लीडिंग होती है उसके क्या सिम्टम हो सकते हैं? डिपेंडिंग अपॉन उसका डायमीटर क्या है। उसका डायमीटर अगर 1 से लेकर 2 मिलीमीटर है तो उसको बोलेंगे पेटिची है, लेकिन अगर 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे पुरपुरा, अगर 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे काइमोसिस। ठीक हो गया। और फाइनली ईजी ब्रूजिंग आना शुरू हो जाएगा। जो पेटिचिया होती है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साइन होते हैं और ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर के साथ प्रेजेंट नहीं करते। अगर आपने प्राइमरी हीमोस्टेसिस को चेक करना है कि सही काम कर रही है या नहीं काम कर रही, तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ लेबॉरेटरी स्टडीज़ होती है। पहला है प्लेटिलेट काउंट। नॉर्मल प्लेटिलेट काउंट 150 टू 400 किलो कैरो के पर माइक्रोलीटर इतने होते हैं, यानी 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होते हैं। लेकिन अगर 50 से कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साइन सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। इसका दूसरा पैरामीटर है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम 2 से लेकर 7 मिनट तक होता है, लेकिन यह क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर इसमें प्रोलॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड स्मीयर। ब्लड स्मीयर के अंदर आप प्लेटिलेट के नंबर को और प्लेटिलेट के साइज को देखोगे। इसके बाद है बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी में आप मेगा कैरियोसाइट को देखोगे, क्योंकि मेगा कैरियोसाइट से ही प्लेटिलेट बनने हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पुरपुरा। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पुरपुरा अब होता क्या है कि जो प्लेटिलेट के रिसेप्टर्स होते हैं वो एंटीजन के तौर पे काम आते हैं फॉर आईजीजी एंटीबॉडी। कौन सा रिसेप्टर? 2B3A। याद करना है कि इसकी एक्सपोजर को बढ़ाने वाला एडीपी था और ये रिसेप्टर करते क्या थे? एग्रीगेशन करवा देते थे। अब ये वाला जो डिसऑर्डर होता है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पुरपुरा, इम्यून क्यों कहा? क्योंकि एंटीबॉडी आईजीजी रिसेप्टर्स को उड़ा देती है और ये वाला डिजीज चिल्ड्रन और अडल्ट के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा देता है। इस डिजीज के अंदर ऑटो एंटीबॉडी स्प्लीन के प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और जो एंटीबॉडी बाउंड प्लेटिलेट होते हैं उनको मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फाइनली प्लेटिलेट की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। इसको 2 फॉर्म्स में डिवाइड कर देते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट फॉर्म चिल्ड्रन के अंदर होती है और क्रॉनिक फॉर्म अडल्ट के अंदर होती है। स्पेसिफिकली वो चिल्ड्रन जो वायरल इन्फेक्शन का जिनके अंदर वायरल इन्फेक्शन हुआ है या जिनमें इम्यूनाइजेशन परफॉर्म की गई है। ठीक हो गया। क्रॉनिक फॉर्म अडल्ट के अंदर होती है, स्पेसिफिकली वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। अब ये प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, किसी और डिजीज की वजह से भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ओके, ठीक हो गया। और जो ये शॉर्ट लिव थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी करवा सकती है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, क्योंकि जो एंटी प्लेटलेट आईजीजी होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। लेबॉरेटरी फाइंडिंग के अंदर प्लेटलेट काउंट कम देखने को मिलेगा, तकरीबन 50,000 से कम होगी। जो नॉर्मल पीटी और पीटीटी ये आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा, यानी पीटी इनकी रेशियो नॉर्मल देखने को मिलेगी, यानी जो कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्टेड नहीं होंगे। बोन मैरो बायोप्सी में देखिए तो मेगा कैरियोसाइट का नंबर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये कंपनसेटरी होगा। ठीक हो गया। इनिशियल ट्रीटमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगा। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। अडल्ट में नॉर्मली शुरू में अच्छा रिस्पांस होता है, लेकिन बाद में रिस्पांस खराब होना शुरू हो जाएगा। ओके, बाकी स्प्लीनेक्टमी परफॉर्म करते हैं और IVIG परफॉर्म करते हैं ताकि प्लेटलेट के काउंट को बढ़ाया जा सके। इसके बाद है माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। इसके अंदर स्मॉल वेसल्स में प्लेटलेट के माइक्रोथ्रोम्बाई बनना शुरू हो जाते हैं और माइक्रोथ्रोम्बाई को बनाने के अंदर प्लेटलेट कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। जब प्लेटलेट ज़्यादा खर्च हो जाएगी तो फंक्शनल डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक हो गया। ओके, RBC शेयर्ड हो जाएगी क्योंकि वो माइक्रोथ्रोम्बाई को क्रॉस करते हैं। RBC रप्चर होना शुरू हो जाएगी तो हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा विद शिस्टियोसाइट। ये आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक हो गया। अब जो TTP है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा और हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, इनमें आपको ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है। अब TTP और हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम इसको एक्सप्लेन करेगा। अब यहाँ पे एक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये वो एंजाइम है जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को क्लीव करता है इनटू स्मॉल मोनोमर। जब ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाएगा तो फिर होगा क्या? लार्ज अनक्लीव्ड मल्टीमर बनना शुरू हो जाएगी और वो प्लेटलेट की एबनॉर्मल एडहिजन करवा देगी। फाइनली प्लेटलेट की माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाएगी। जब प्लेटलेट की माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाएगी तो फिर प्लेटलेट ज़्यादा यूज हो जाएगी तो फंक्शनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। दूसरी तरफ हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, ये आपने पढ़ा था ई कोलाई की वजह से होता है। O157H17 डिजेंट्री की वजह से हो सकता है कि अगर अंडर कुक बीफ लिया है या हैमबर्गर ईट कर लिया तो ये बैक्टीरिया उसके अंदर होता है। बैक्टीरिया का वीरोटॉक्सिन होता है, एंडोथेलियल सेल को डैमेज कर देगा, प्लेटलेट के माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाएगी। जब RBC इसमें से पास करेगा तो RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक हो गया। क्लिनिकल
फाइंडिंग में आपको स्किन और म्यूकोजल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, फीवर हो सकती है, रीनल इनसफिशिएंसी हो सकती है एचयूएस के अंदर स्पेसिफिकली, और सीएनएस की नॉर्मलीज या एबनॉर्मेलिटीज टीटीपी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, कोआगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट नहीं होता तो पीटी और पीटीटी नॉर्मल होते हैं, एनीमिया विद शिस्टोसाइट्स देखने को मिलेगा, और बोन मैरो बायोप्सी में वंस अगेन मेगा कैरियोसाइट्स का नंबर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड अप्लाई करेंगे स्पेसिफिकली थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पुरपुरा के अंदर। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव प्लेटलेट डिसऑर्डर, क्योंकि अब इससे पहले तो हमने क्वांटिटेटिव को देखा, अब हम क्वालिटी को करेंगे। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव के अंदर प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता था, क्वालिटी के अंदर प्लेटलेट की क्वालिटी खराब हो जाएगा। अभी पहला सिंड्रोम है बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, इसके अंदर GP1B की डेफिशिएंसी हो जाएगा। अगर आपको पता है कि GP1B क्या करता है तो GP1B वॉन विलियमसन फैक्टर के साथ बाइंड होता था। ठीक है, तो प्लेटलेट की एडहेजन नहीं हो पाएगी, और ब्लड स्मीयर करते हैं तो ब्लड स्मीयर में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, प्लेटलेट काफ़ी ज़्यादा इलाज होगी। दूसरा है ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया, इसमें GP2B और 3A की डेफिशिएंसी होती है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है एस्पिरिन ओवरडोज, एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं होगा तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं हो पाएगी। लास्ट है यूरीमिया, यूरीमिया भी प्लेटलेट के फंक्शन को खराब कर सकता है, हाई यूरिया लेवल, वो प्लेटलेट की एडहेजन को एग्रीगेशन को ब्लॉक कर सकता है। तो ये थे प्राइमरी हीमोस्टेसिस और इसके डिसऑर्डर्स। अब बारी है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस और इसके डिसऑर्डर्स। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, अब मेन फंक्शन क्या होता है? सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का मेन फंक्शन है कि प्लेटलेट प्लग को जो शुरू में वीक होता है उसको स्टेबलाइज करना वाया कोआगुलेशन कैस्केड। कोआगुलेशन कैस्केड में फाइनली थ्रोम्बिन बनता है जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट करा देगा। फिब्रिन की क्रॉस लिंकिंग होती है और आपको स्टेबल प्लेटलेट फिब्रिन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है, थ्रोम्बस देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेबल थ्रोम्बस के अंदर प्लेटलेट और फिब्रिन दोनों हो गए। आपको पता है कि कोआगुलेशन फैक्टर्स की सिंथेसिस लीवर के अंदर होती है और पहले इनएक्टिव होती है और इनकी एक्टिवेशन रिक्वायर होती है। अब इनकी एक्टिवेशन के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला, किसी एक्टिवेटिंग सब्सटेंस एक्सपोजर। अब डिपेंडिंग अपॉन एक्टिवेटिंग सब्सटेंस कौन सा होता है, अगर वो एक्टिवेटिंग सब्सटेंस यानी वो सेपेंडोथेलियल कोलाजन हो तो वो फैक्टर 12 को एक्टिवेट करेगा और इंट्रिंसिक पाथवे चलेगा। अगर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है तो फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेगा और एक्सट्रिंसिक पाथवे चलेगा। हमारी बॉडी के अंदर एक्सट्रिंसिक पाथवे डोमिनेट करता है। दूसरा, प्लेटलेट की फॉस्फोलिपिड, ये एक्टिवेशन रिक्वायर करती है। और लास्ट है कैल्शियम, जो प्लेटलेट के डेंस ग्रैन्यूल से रिलीज होता है। प्लेटलेट के डेंस ग्रैन्यूल से ADP भी रिलीज होता था। अब इसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। अब जो डिसऑर्डर्स होती है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के, इसके अंदर फैक्टर की एब्नॉर्मेलिटीज होती है, फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर डीप टिश्यू ब्लीडिंग हो सकती है मसल्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, जिसको बोलते हैं हिमार्थ्रोसिस। ठीक हो गया, या सर्जिकल प्रोसीजर के बाद छोटी छोटी चोट पर रीब्लीडिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल सिरकमसिजन पर या विजडम टीथ को निकाल लिया तो अभी सर्जिकल प्रोसीजर किया है, नॉर्मल बंदों में ब्लीडिंग नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेकिन इनमें होना शुरू हो जाएगा। लेबोरेटरी स्टडीज़ में देखते हैं तो लेबोरेटरी स्टडीज़ में प्रोथ्रोम्बिन टाइम को देखते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसको मेजर करता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए, और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ये इंट्रिंसिक पाथवे के क्लॉटिंग फैक्टर की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। जबकि इस केस में PT और PTT सेम था, यानी जो PT होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो कोआगुलेशन फैक्टर को इंडिकेट करता है, तो इसका मतलब वो पहले वाले केस में नॉर्मल थे, लेकिन इसमें कोई नॉर्मल नहीं हो गए। जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम था ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के जो होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 7 को, और जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, कॉमन जो दोनों के अंदर आ जाती है 2, 5 फिर 10 और फिब्रिनोजन, इनकी एक्टिविटी को डिटरमिन करने के लिए आ जाता है। ठीक हो गया, 2, 5, 10 और फिब्रिनोजन दोनों के अंदर कॉमन है, लेकिन जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए जो इंट्रिंसिक फैक्टर को मॉनिटर करता है इसमें आ जाते हैं 8वां, 9वां, 11वां और 12वां, जबकि 10वां दोनों के अंदर कॉमन होता है। अब इसके डिसऑर्डर को स्टडी कर लेते हैं। तो पहला डिसऑर्डर है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए में जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है फैक्टर 8 की, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, मेल्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, और न्यू म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है विदाउट एनी फैमिली हिस्ट्री। डीप टिश्यू को अफेक्ट कर सकता है, जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है, पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग हो सकती है, और इसकी सिवियरिटी डिपेंड करता है कि कितनी डेफिशिएंसी थी। लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर PTT ये टाइम ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन PT नॉर्मल होगा। इसका मतलब मसला कहाँ पे पड़ा हुआ है? फैक्टर 8 के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर आता था। ठीक है, और फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा।
ठीक है, क्योंकि वो प्लेटलेट काउंट को या प्लेटलेट प्लग को इंडिकेट करता था। ट्रीटमेंट के अंदर आप रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 को देते हो। हीमोफीलिया बी, जिसको क्रिसमस डिजीज बोलते हैं, इसके अंदर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है। यह हीमोफीलिया ए को रिजेंबल करता है, लेकिन इस केस में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। इसके बाद है कोआगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर। कोआगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर में होता है क्या है कि कोआगुलेशन फैक्टर के अगेंस्ट एक्वायर्ड एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, जो फैक्टर के फंक्शन को इम्पेयर कर देती है। सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी कॉमन है वो है एंटी फैक्टर 8 एंटीबॉडी, ठीक है। क्लिनिकल और लेबॉरेटरी फाइंडिंग हीमोफीलिया ए जैसी होती है, लेकिन जो पीटीटी होता है वो सही तरह ठीक नहीं हो पाता ड्यू टू द इनहिबिटर। ठीक हो गया, तो पीटीटी हीमोफीलिया ए में तो ठीक हो जाता है, लेकिन पीटीटी इसमें ठीक नहीं हो पाता क्योंकि उसको इनहिबिट करने वाली एंटीबॉडी होती है। नेक्स्ट है वॉन विलिब्रेंट डिजीज। वॉन विलिब्रेंट डिजीज के अंदर कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसी होती है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोआगुलेशन फैक्टर है। इसकी भी मल्टीपल सब टाइप्स होती है डिपेंडिंग अपॉन इसने प्लेटलेट की क्वांटिटी को या क्वालिटी को अफेक्ट किया है। ठीक हो गया, तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जिसमें वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का लेवल कम हो जाता है। पेशेंट प्रेजेंट करेगा म्यूकोजल या स्किन ब्लीडिंग से, जो वन विलिब्रेंट फैक्टर के कम होने की वजह से प्लेटलेट की एडिया नहीं हो पाएगी, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, पीटीटी भी ज़्यादा हो जाएगा, पीटी नॉर्मल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात लिखी है कि फैक्टर 10 की हाफ लाइफ कम हो जाएगा, क्योंकि वन विलिब्रेंट फैक्टर 5 को स्टेबलाइज करता है, लेकिन जब वन विलिब्रेंट फैक्टर नहीं होगा तो फैक्टर 8 स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फैक्टर 8 की हाफ लाइफ कम होने की वजह से पीटीटी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको डीप टिश्यू, जॉइंट और पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती, जो हीमोफीलिया ए में देखने को मिलती थी। नेक्स्ट है एबनॉर्मल रिस्टोक्टिन टेस्ट है। जो रिस्टोक्टिन होता है ये करता है क्या, प्लेटलेट की एग्लूटिनेशन को इंड्यूस करता है बाय कॉजिंग वन विलिब्रेंट फैक्टर टू बाइंड प्लेटलेट GP1B। लेकिन अगर आपको वन विलिब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी हो तो एग्लूटिनेशन नहीं हो पाएगी। जब एग्लूटिनेशन नहीं हो पाएगी तो टेस्ट का रिजल्ट भी बड़ा खराब देखने को मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट होता है माइल्ड केसेस में डेस्मोप्रेसिन, जो ADH का एनालॉग होता है। ये वन विलिब्रेंट की रिलीज को बढ़ा देता है फ्रॉम वीबल पैलेट बॉडीज ऑफ एंडोथेलियल सेल। नेक्स्ट है विटामिन के डेफिशिएंसी। अब विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो 2 के साथ 9-10 और प्रोटीन C, प्रोटीन S, इनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाती। न्यू बॉन्ड्स के अंदर हो सकता है क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया GIT को कॉलोनाइज नहीं कर पाते, क्योंकि जो विटामिन के है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। तो विटामिन के का इंजेक्शन तकरीबन तमाम न्यू बॉर्न बेबी को दिया जाता है टू प्रिवेंट हेमरेजिक डिजीज। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरापी। लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरापी वो GIT के नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देगी। और लास्ट है मैल अब्जॉर्प्शन। अगर फैट की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, स्टीटोरिया होगा, तो विटामिन के की अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है अदर कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। पहला है लीवर फेल्योर। चूंकि क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस लीवर के अंदर होती है, तो अगर लीवर के अंदर इनकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो फिर होगा क्या, फिर इनकी सिंथेसिस के ना होने की वजह से कोआगुलेशन कैस्केड काम नहीं करेगा, तो आपको पीटी और पीटीटी दोनों बढ़ जाएंगे। इसके बाद है लार्ज वॉल्यूम ट्रांसफ्यूजन। अगर ज़्यादा प्लाज्मा वॉल्यूम ले लिया है तो वो कोआगुलेशन फैक्टर को डाइल्यूट कर देगा, जिसकी वजह से रिलेटिव या फंक्शनल डेफिशिएंसी हो सकती है। अदर डिसऑर्डर्स ऑफ हीमोस्टेसिस। पहला है हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा। अब होता क्या है कि हेपरिन की थेरापी के बाद प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, और जो प्लेटलेट टूट फूट जाते हैं उनके फ्रैगमेंट रिमेनिंग प्लेटलेट को एक्टिवेट करवा देते हैं, और प्लेटलेट की एक्टिवेशन की वजह से माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाएगा। वंस अगेन आपने प्लेटलेट को ज़्यादा यूज़ कर लिया है बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी यूजफुल टास्क के, तो रिलेटिव या फंक्शनल डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट हो सकती है। डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। अगर कोआगुलेशन कैस्केड की पैथोलॉजिकल एक्टिवेशन होती है और वो वाइड स्प्रेड होती है, पूरी सिस्टमिक लेवल पे देखने को मिलती है, तो वाइड स्प्रेड माइक्रोथ्रोम्बाई इस्कीमिया और इन्फेक्शन करवा देते हैं। इस केस में भी प्लेटलेट्स और कोआगुलेशन फैक्टर्स को यूज़ कर लिया है तो इनकी रिलेटिव डेफिशिएंसी हो सकती है, स्पेशली फ्रॉम इंट्रावीनस साइड और म्यूकोजल साइड। बॉडी के ओरिफिस से ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, या किसी दूसरे डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन है कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, वो कोआगुलेशन को एक्टिवेट कर सकता है। या ई कोलाई या नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस का सेप्सिस है, क्योंकि इन बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन्स करते क्या, साइटोकाइन को एक्टिवेट करते हैं। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 ये एंडोथेलियल सेल को इंड्यूस करते हैं ताकि वो टिश्यू फैक्टर बना सके। एडिनोकार्सिनोमा इस केस में म्यूसिन कोआगुलेशन को एक्टिवेट करता है। एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया इसमें प्राइमरी ग्रैन्यूल्स कोआगुलेशन को एक्टिवेट करते हैं। रेटल स्नेक बाइट इसमें विनोम कोआगुलेशन को एक्टिवेट करता है। लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर प्लेटलेट काउंट कम देखने को मिलेगा। पीटी और पीटीटी इनका टाइम ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर के जो इंट्रिंसिक पाथवे के कोआगुलेशन फैक्टर्स है वो कम हो गया। फिब्रिनोजन कम होगा। माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगी, स्पेशली डी डाइमर। जो डी डाइमर होता है वो बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक हो गया, ओके।
अब होता यह है कि जो फिब्रिन के क्रॉस लिंकिंग होते हैं उनकी स्प्लिटिंग होती है, उनकी स्प्लिटिंग से डी डायमर प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ऐसा फिब्रिन जो क्रॉस लिंक्ड होता है उससे ही प्रोड्यूस हो गई डी डायमर। तो डी डायमर फिब्रिनोजन की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो पाती। ट्रीटमेंट के अंदर आपने अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है और ब्लड प्रोडक्ट को ट्रांसफ्यूजन देनी है और क्रायो प्रेसिपिटेट यूज करना है जिसके अंदर कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ फिब्रिनोलाइसिस। नॉर्मल फिब्रिनोलाइसिस करती क्या, थ्रोम्बस को रिमूव कर देती है। जब थ्रोम्बस किसी डैमेज ब्लड वेसल को हील कर चुका होता है, रिपेयर कर चुका होता है, तो फिब्रिनोलाइसिस या थ्रोम्बोलाइसिस करवाने वाला एंजाइम है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करा देता है। प्लाज्मिन फिब्रिन को और सीरम फिब्रिनोजन इनको क्लीव करवा देता है। इसके अलावा कोआगुलेशन फैक्टर्स को और प्लेटलेट की एग्रीगेशन इसको भी ब्लॉक कर देता है। अब प्लाज्मिन को इनएक्टिवेट करने वाला एक और एंजाइम भी है, उसका नाम है अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन। ओके, तो डिसऑर्डर ऑफ फिब्रिनोलाइसिस के अंदर जो प्लाज्मिन की ओवर एक्टिविटी हो जाती है, जब प्लाज्मिन की ओवर एक्टिविटी हो जाएगा तो फिब्रिनोजन की क्लीवेज ज़्यादा हो जाएगी। इसकी एग्जांपल है रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। इस केस में यूरोकाइनेस रिलीज होता है, वो प्लाज्मिन को एक्टिवेट कर देगा। दूसरा सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर केस में अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन नहीं बनेगा। इस केस में ब्लीडिंग की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है जैसे ही DIC में थी। लेबॉरेटरी फाइंडिंग में PT और PTT दोनों बढ़ जाएंगे क्योंकि प्लाज्मिन कोआगुलेशन फैक्टर को डिस्टर्ब कर सकता है। ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा लेकिन नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होगा क्योंकि प्लाज्मिन प्लेटलेट की एग्रीगेशन को ब्लॉक कर सकता है। इसके बाद है कि फिब्रिनोजन के सेपरेट प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे लेकिन डी डायमर नहीं होगा क्योंकि जो डी डायमर होता है वो ओनली फिब्रिन क्रॉस लिंक से प्रोड्यूस होता है। डी डायमर फिब्रिनोजन के क्लीवेज से प्रोड्यूस नहीं होता। ट्रीटमेंट में आप अमाइनो कैप्रोइक एसिड ट्रिनेक्सेमिक एसिड देते हो जो प्लाज्मिनोजन की एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस के अंदर सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल को देख लेते हैं। तो थ्रोम्बोसिस होता क्या है, द पैथोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंट्रावैस्कुलर ब्लड क्लॉट। के पैथोलॉजिकल ब्लड क्लॉट बने जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाए तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। ठीक है, यानी थ्रोम्बस का बनना किसी भी आर्टरी या किसी भी वेन में बन जाता है लेकिन मेनली जो लेग की वेन्स होती है, डीप वेन्स होती है, उनमें ज़्यादा बन जाता है। इसको बोलते हैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। इस केस में आपको लाइन्स ऑफ ज़ांस देखने को मिलती है। लाइन्स ऑफ ज़ांस असल में प्लेटलेट, फिब्रिन और RBC इनके अल्टरनेटिंग बैंड्स होते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग बैंड्स के एक बैंड प्लाज्मा प्रोटीन का, दूसरा RBC का, प्लाज्मा प्रोटीन का RBC का बैंड, इन बैंड्स को लाइन्स ऑफ ज़ान बोलते हैं। इसके अलावा जो थ्रोम्बस होते हैं ये वेसल की वाल में अटैच हो जाते हैं। अब ये दोनों फीचर थ्रोम्बस को पोस्टमार्टम क्लॉट से डिफरेंशिएट करते हैं, यानी पोस्टमार्टम क्लॉट के अंदर लाइन्स ऑफ ज़ान नहीं होती और पोस्टमार्टम क्लॉट वेसल के वाल के साथ अटैच नहीं होते। 3 मेजर रिस्क फैक्टर जो थ्रोम्बोसिस के रिस्क को बढ़ा देते हैं उनको बोलते हैं विर्चुअल ट्रायड। इसमें ब्लड फ्लो को डिसरप्ट कर देना, एंडोथेलियल इंजरी और तीसरा हाइपर कोआगुलेबल स्टेट। पहला है डिसरप्शन इन नॉर्मल ब्लड फ्लो कि अगर स्ट्रेसिस होती है या ब्लड फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है तो थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली ब्लड फ्लो कंटिन्यूस होता है, लैमिनर होता है और ये प्लेटलेट और दूसरे कोआगुलेशन फैक्टर्स को डिस्पर्स करके रखता है जिसकी वजह से वो इनएक्टिवेट नहीं हो पाते। लेकिन अगर इमोबिलाइजेशन है तो स्टेसिस की वजह से डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, या कार्डिक वाल्व डिसफंक्शन है, एरिथमिया, MI हो चुका है, एनोरिज्म हो गया तो इस केस में भी स्टेसिस या टर्बुलेंस की वजह से थ्रोम्बस बन सकता है। दूसरा फैक्टर है एंडोथेलियल डैमेज। जब एंडोथेलियल डैमेज होगा तो एंडोथेलियम के प्रोटेक्टिव फंक्शन को डिसरप्ट कर देगा। इन शॉर्ट एंडोथेलियम के एंटीकोगुलेंट फंक्शन को खत्म कर देगा जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। एंडोथेलियल सेल नॉर्मली थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करते हैं बहुत सारे मैकेनिज्म से। नंबर 1, पहली बात कि ये फिजिकली ब्लॉक करते हैं, ये सब एंडोथेलियल कोलाजन और अंडरलाइंग टिश्यू फैक्टर को एक्सपोज नहीं करने देते। दूसरी चीज़ कि ये प्रोस्टासाइक्लिन को प्रोड्यूस करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो वेजो डायलेशन करती है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देती है। तीसरी चीज़, ये हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं जो एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ जाके बाइंड करता है और एंटी थ्रोम्बिन 3 थ्रोम्बिन को और कोआगुलेशन फैक्टर को इनएक्टिवेट कर देता है, स्पेसिफिकली फैक्टर 10। इसके अलावा एंडोथेलियम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर सीक्रेट करती है जो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करा देगा। वो प्लाज्मिन फिब्रिन और फिब्रिनोजन इसको क्लीव कर देगा, कोआगुलेशन फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा एंडोथेलियल सेल थ्रोम्बोमार्डिलिन प्रोड्यूस करते हैं। ये थ्रोम्बोमार्डिलिन थ्रोम्बिन को स्टिमुलेट करवाता है कि वो प्रोटीन C को एक्टिवेट कर दे। जब वो प्रोटीन C को एक्टिवेट कर देगा तो प्रोटीन C फैक्टर 5 और फैक्टर 8 इनको इनएक्टिवेट कर देगा। एंडोथेलियल सेल डैमेज के कॉजेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, वेस्कुलाइटिस एंड होमोसिस्टीन यूरिया या होमोसिस्टीनीमिया।
विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या फोलेट की डेफिशिएंसी, इसकी वजह से होमोसिस्टिन का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अब विटामिन B12 और B9 किस तरह से होमोसिस्टिन के लेवल को कम करते हैं। जो फोलिक एसिड होता है ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट के फॉर्म में होता है, और होता ये कि जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है अपना मिथाइल ग्रुप कोबालामीन को दे देगा, तो वो बन जाएगा मिथाइल कोबालामीन। इस वजह से जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो डीएनए के सिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, और जो कोबालामीन है अपना मिथाइल ग्रुप होमोसिस्टिन को देगा, जिससे मेथियोनिन बन जाएगा। लेकिन अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो इसकी वजह से फोलेट की एक्टिव फॉर्म नहीं बन पाएगी। फाइनली होमोसिस्टिन मैथ्यूरिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, होमोसिस्टिन यूरिया हो जाएगा, होमोसिस्टिन एनीमिया हो जाएगा। सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस ये वो एंजाइम है जो होमोसिस्टिन को आगे रिएक्शन को कैटाबलाइज करवाता होता है। जो ये करता क्या है, जो सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस होमोसिस्टिन को सिस्टाथायोनिन में कन्वर्ट करा देता है। अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो होमोसिस्टिन का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, लेंस की डिसलोकेशन हो सकती है जिसको एक्टोपिया लेंटिस बोलती है, फिंगर्स काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है, सिलेंडर हो सकती है, जिस तरह मार्फन सिंड्रोम में होता था। नेक्स्ट है हाइपर कोआगुलेबल स्टेट। अब बाज़ औक़ात होता है कि अगर आपने प्रोकोआगुलेंट प्रोटीन के लेवल को बढ़ा दिया या इनकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया और एंटी कोआगुलेंट प्रोटीन की एक्टिविटी को कम कर दिया, तो इस केस में हाइपर कोआगुलेबल स्टेट आ जाएगी। हाइपर कोआगुलेबल स्टेट में थ्रोम्बोसिस बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। क्लासिकल प्रेजेंटेशन रिकरेंट डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस एट यंग एज हो सकती है, मेनली लेग की वेन्स में होती है। इसके अलावा हेपेटिक और सेरिब्रल वेन में भी हो सकती है। ओके, अब प्रोटीन एस और प्रोटीन सी की डेफिशिएंसी, इसकी वजह से भी कोआगुलेशन फैक्टर यानी जो एंटी कोआगुलेंट फंक्शन खत्म हो जाएगा। और नॉर्मली आपको पता है कि प्रोटीन सी और प्रोटीन एस फैक्टर 5 और फैक्टर 8 इनको इनएक्टिवेट करती है, ठीक है। और इसके अलावा जब आप वारफेरिन देते हो तो वारफेरिन करता क्या है, फिर वारफेरिन इनकी गामा कार्बोक्सिलेशन को मिनिमाइज कर देगा। ओके, तो वारफेरिन के इनिशियल थेरेपी में भी आपको हाइपर कोआगुलेबिलिटी देखने को मिल सकती है, ठीक हो गया। या प्रोटीन सी या प्रोटीन एस की पहले से डेफिशिएंसी थी तो आपको सिवियर डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है जब आप वारफेरिन लेते हो, और स्किन के अंदर नेक्रोसिस आना शुरू हो जाती है क्योंकि स्किन में थ्रोम्बोसिस बनना शुरू हो जाती है। फैक्टर 5 लीडन, फैक्टर 5 की एक म्यूटेड फॉर्म होती है। अब ये वो म्यूटेटेड फॉर्म होती है जिसको प्रोटीन सी और प्रोटीन एस क्लीव नहीं कर सकता, और ये हाइपर कोआगुलेबल स्टेट का मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कॉज होता है। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन जीन में म्यूटेशन आ सकती है 20210E, ये इनहेरिटेड पॉइंट म्यूटेशन होती है प्रोथ्रोम्बिन के अंदर, जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन का। जब प्रोथ्रोम्बिन ज़्यादा होगा तो थ्रोम्बिन ज़्यादा बनेगा, जब थ्रोम्बिन ज़्यादा होगा तो थ्रोम्बस बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और लास्ट है एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी। एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी हैपेनिन लाइक मॉलिक्यूल के साथ आके बाइंड करती थी, ठीक है। और हैपेनिन लाइक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने के बाद वो हैपेनिन की एक्टिविटी को बढ़ा देती थी, लेकिन जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हैपेनिन लाइक मॉलिक्यूल की एफिशिएंसी भी खत्म हो जाएगी और थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक हो गया। ओके, और फाइनली आपको क्या देखने को मिल सकता है, थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इनकी वजह से भी हाइपर कोआगुलेबल स्टेट आ सकती है क्योंकि एस्ट्रोजन कोआगुलेशन फैक्टर की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया थ्रोम्बोसिस वाला टॉपिक। अब इसके बाद है इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म की बेसिक प्रिंसिपल डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा इंट्रावेस्कुलर मैस जो असल में डिसलॉज हुआ हो, कहीं और से आया हुआ हो, ठीक है, जो ट्रैवल करता है और डाउन स्ट्रीम वेसल को ओक्लूड करता है। इसके सिम्टम डिपेंड करते हैं किस वेसल को ओक्लूड किया है। थ्रोम्बोइम्बोलस, ऐसा थ्रोम्बस जो डिसलॉज हो जाता है। तो मेनली सारे के सारे जो इम्बोलस होते हैं वो असल में डिसलॉज थ्रोम्बस होते हैं, तो हम इनको थ्रोम्बोइम्बोलिज्म बोलते हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक इम्बोलस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक की वजह से बनता है जो डिसलॉज हो जाता है। इसमें आपको इम्बोलस के अंदर कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स देखने को मिलते हैं। फैट इम्बोलस बोन फ्रैक्चर के केस में देखने को मिल सकता है, स्पेसिफिकली लॉन्ग बोन या सॉफ्ट टिश्यू के ट्रॉमा में जब होता है, जब फ्रैक्चर अभी तक मौजूद है, इसको हमने सही तरह रिपेयर नहीं किया, हील नहीं किया। डिस्निया हो सकता है फैट विद बोन मैरो एलिमेंट, क्योंकि जो फैट इसके साथ बोन मैरो के एलिमेंट्स होते हैं वो पल्मोनरी वेसल्स में आना शुरू हो जाएंगे। डिस्निया हो सकता है, पेटिचिया हो सकती है। नेक्स्ट है गैस इम्बोलस। तो वही इम्बोलस के टाइप्स देख रही है, पहला थ्रोम्बोइम्बोलस, दूसरा एथेरोस्क्लेरोटिक, तीसरा फैट इम्बोलस, चौथा गैस इम्बोलस। ये आपको डीकम्प्रेशन सिकनेस में देखने को मिलता है। आपको पता है कि जैसे ही डाइवर रैपिड एसेंट करता है, जैसे ही ऊपर की तरफ आता है तो नाइट्रोजन के बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और आपको जॉइंट में और मसल्स में पेन देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं बैंड्स। रिस्पिरेटरी सिम्टम आएगा जिसको बोलते हैं चॉक्स। इसके क्रॉनिक फॉर्म को केसन डिजीज बोलते हैं, जिसमें मल्टीफोकल इस्कीमिक नेक्रोसिस होता है बोन्स का। गैस इम्बोलस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी हो सकती है क्योंकि इस केस में एब्डोमेन में एयर पंप हो जाती है। अमनियोटिक फ्लूइड इम्बोलस, जब इम्बोलस मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर होगा ड्यूरिंग लेबर और ड्यूरिंग डिलीवरी, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो सकती है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन हो सकती है क्योंकि इम्नियोटिक फ्लूइड के पास थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी है।
इसमें स्क्वेमस सेल और कैरोटीन टैबलेट्स देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम द फीटल स्किन। ठीक हो गया, ओके। अब नेक्स्ट है पल्मोनरी इम्बोलिज्म और सिस्टमिक इम्बोलिज्म, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब पल्मोनरी इम्बोलिज्म थ्रोम्बो इम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो थ्रोम्बस आता है, जो इम्बोलस आता है, वो असल में डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का ओरिजिन होता है। जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होती है ये लोअर लिम्ब के अंदर आ जाती है, स्पेसिफिकली फिमोरल एलिक पॉप्लिटियल वेन। नॉर्मली ये क्लिनिकली साइलेंट होती है क्योंकि लंग्स के पास डुअल ब्लड सप्लाई है, और या तो इम्बोलस काफ़ी छोटा होता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई लार्ज या मीडियम साइज आर्टरी को ऑक्लूड कर दिया तो इस केस में पल्मोनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, बंदे की डेथ भी हो सकती है। ठीक हो गया। अगर डेथ जब होगी जब इसने लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी दोनों को ब्लॉक कर दिया या इनके बाइफर्केशन पे आके ऑक्लूजन हो गई है। ठीक है। इसके बाद है सिस्टमिक एम्बोलिज्म। सिस्टमिक एम्बोलिज्म इसका काज होता है थ्रोम्बो एम्बोलस, मोस्ट कॉमनली लेफ्ट हार्ट के अंदर होता है। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन से होता हुआ जिस ऑर्गन के पास जाएगा उसको ऑक्लूड कर देगा, मोस्ट कॉमनली लोअर एक्सट्रीमिटी, स्प्लीन, किडनी वगैरह, क्योंकि इनके पास एंड सर्कुलेशन होती है। मेरा गला ख़राब हो गया है लेकिन आपको वीडियो पूरी करवा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आधे घंटे की वीडियो बन गई है लेकिन इससे आपको पूरा चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।